हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक आप लोगों के स्टार्ट किया हुआ था वो था परागन, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के अंदर बेटा हम लोग पॉलिनेशन का अर्थ, पॉलिनेशन की इट मीन्स परिभाषा हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने पॉलिनेशन के टाइप को डिस्कस किया था और उसके बाद हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो आप लोगों के था अनुकूलन, परागन के अनुकूलन। तो परागन के अनुकूलनों में हम लोगों ने स्वपरागन के लिए अनुकूलन और पर परागन के लिए अनुकूलन देखे कि उस प्लांट के अंदर और फ्लावर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो हम लोग लास्ट डिस्कस कर चुके थे बेटा। आगे हम लोग जो आज टुडे टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आप लोगों के परागन के कारक या अभिकर्मक। परागन के कारक अथवा अभिकर्मक हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग नोट करना। परागन के कारक, एजेंट या फैक्टर अथवा अभिकर्मक। और चाहें तो कई बार इसको विधियां भी हम लोग बोल सकते हैं। विधियां किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है। एजेंट्स और मेथड ऑफ पॉलिनेशन। क्लियर? ये हम लोगों को यहाँ डिस्कस करना बेटा। परागन के कारक अथवा अभिकर्मक या विधि से मीन्स क्या होता है, इसका क्या अर्थ है। तो बेटा इसका अर्थ इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ये डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई परागन की जो क्रिया है वो किन किन माध्यमों से, किन किन साधनों से हो सकती है। ऐसे कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर हैं या विधि है या तरीके हैं सीधा सा, जिनसे हम लोग परागन कर सकते हैं। इट मीन्स पराग कोश से परागकणों का जायांग की वर्तिकाग्र तक जो स्थानांतरण है वो किन किन के द्वारा हो सकता है। जैसे आप लोग गंगापुर सिटी से जयपुर जाना है तो गंगापुर से आप लोग जयपुर किन किन साधनों से जा सकते हैं, वो यातायात के साधन हो गए। यही है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ बात डिस्कशन करने वाले बेटा कि जो पुष्प के अंदर परागकोश है उस परागकोश से जो परागकण है वो जायांग की वर्तिकाग्र तक कैसे कैसे पहुंच सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेटा हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें है कि परागन के दो कारक होते हैं या दो अभिकर्मक होते हैं। एक अभिकर्मक होता है अजैविक कारक के रूप में और एक होता है जैविक कारक के रूप में। तो परागन के कारक या अभिकर्मक या जो विधियां हैं उनको हम लोग दो फॉर्म में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो है आप लोगों की बेटा अजैविक कारक, एबायोटिक फैक्टर। क्लियर? दूसरा यदि हम लोग डिस्कशन करना चाहें तो वो आपके हैं जैविक कारक, बायोटिक फैक्टर। क्लियर? तो अजैविक कारक और एक जैविक कारक। अजैविक कारकों के अंदर आप लोगों के ए यानी नहीं, जैविक यानी सजीव। तो सजीव नहीं इसका मतलब निर्जीव, तो इसके अंदर निर्जीव कारक आएंगे। इसका मतलब जब परागन की क्रिया निर्जीव कारकों के द्वारा संपन्न होगी तो वो अजैविक कारक होंगे। यानी जब परागन की क्रिया, जब परागन की क्रिया निर्जीवों द्वारा हो। अब बेटा निर्जीव के द्वारा, तो निर्जीव ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो निर्जीव भी हैं
और परागण की क्रिया भी करते हैं। तो ऐसे दो हैं बेटा, ऐसे दो फैक्टर हैं। एक तो है वायु, क्योंकि वायु निर्जीव है, और एक है जल। सजीवों के लिए जरूरी तो है, आवश्यक तो है, लेकिन खुद निर्जीव है। तो एक तो जल और एक वायु। तो इसका मतलब परागण की क्रिया जल के द्वारा भी हो सकती है और परागण की क्रिया वायु के द्वारा भी हो सकती है। और परागण की क्रिया जब जल द्वारा होगी और वायु के द्वारा होगी तो वो निर्जीव कारक के हैं, तो निर्जीव कारकों के द्वारा होगी। तो अजैविक कारकों के अंदर दो कारक आते हैं। तो अजैविक कारकों में क्या आएंगे बेटा? दो कारक आते हैं। एक कारक जो हम लोग देखते हैं वायु द्वारा, यानी जब परागण क्या होगा वायु के द्वारा होगा, बाय एयर। और एक आते बेटा जल के द्वारा, यानी जब परागण की क्रिया किसके द्वारा होगी बेटा? जल द्वारा, बाय वाटर। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे हम लोग देखते हैं बेटा। अब यहां पर हमें क्या डिस्कशन करना है, साइंटिफिक टर्म में आएंगे बेटा। आज के वीडियो के अंदर आप लोगों को जो कंसेप्ट आने वाला है, इस कंसेप्ट से जनरली नीट का आप लोग 2 साल 3 साल का पेपर देखो। हमेशा 2 या 3 साल के पेपर का जो आप लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे तो एक क्वेश्चन नीट के अंदर यहां से 100% निकल के आता है। तो अपने लेवल पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से निकल के आ रहा है। बोर्ड लेवल पे भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से बोर्ड में भी आप लोग 3-4 साल का पेपर ऑब्जर्व करो, वही 4-5 साल में आपको एक क्वेश्चन 100% मिल जाता है यहाँ से, है ना। अच्छा कंसेप्ट है, तो आपको कंसेप्ट जब अच्छा है तो आपको भी अच्छा हो जाना है, एक्टिव होना है ना। तो एक्टिव हो जाइए इसको समझने के लिए। समझने में ऐसी कोई खास बात है नहीं, केवल माइंड को एक्टिव रखोगे तो वेरी सिंपल टॉपिक। तो जब बेटा परागण की क्रिया वायु के द्वारा होगी तो इस प्रकार का जो परागण होता है उसको कहा जाता है बेटा एनीमोफिली। जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा संपन्न हो तो उसे एनीमोफिली कहा जाता है। और जिन पुष्पों में होगी उन्हें एनीमोफिलस पुष्प बोल देते हैं। उन पुष्पों की बेटा कई विशेषताएं होती हैं। तो आगे हम लोग जब डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि आगे हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इनके बारे में, जो मेजर अकाउंट है वो आगे डिस्कस करेंगे। पहले अपन लोग एक आउटलाइन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो उस फ्लावर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, उस फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी क्या होंगी, क्योंकि पोलन ग्रेन्स की भी तो विशेषताएं होंगी। वायु के द्वारा ऐसे तो है नहीं भाई 2-4 क्विंटल वजन वाले पोलन ग्रेन्स चले जाते होंगे, ऐसा तो है नहीं भाई। तूफान आ जाए जब तो बात अलग है, तो जब तो लिखना पड़ता भाई तूफान। तो ये तो भाई नॉर्मल एयर की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल एयर के अंदर परागकण कैसे होने चाहिए, तो हल्के होने चाहिए, है ना, जब तो आसानी से उड़ जाएंगे। तो ऐसे हम लोगों को यहाँ प्रॉपर्टी देखनी है और वहां से नीट में क्वेश्चन आता है ना, सत्य या असत्य कथन के फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है। आगे हम लोग बेटा बोल रहे हैं कि जब परागण की क्रिया जल के द्वारा हो तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोला जाता है बेटा हाइड्रोफिली, क्योंकि वाटर के लिए हाइड्रो यूज करते हो आप लोग, हाइड्रोफिली। तो जब परागण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो बेटा, जल के द्वारा संपन्न हो तो उसे हाइड्रोफिली कहा जाता है। क्लियर? अब बेटा जल पे जो होगी इसको भी आगे हम लोग 2 टाइप में क्लासिफाइड करेंगे कि ये एक्वेटिक जोन है बेटा, जल ही है। तो जल में एक तो सरफेस होती है, सतह होती है, और एक अंदर वाला भाग होता है। तो कहाँ होती है, तो जब परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है तो उसे अधिजलीय परागण बोला जाता है, या एपी हाइड्रोफिली बोलते हैं, है ना साइंटिफिक टर्म। तो जब सतह पर होगी तो उसे एपी हाइड्रोफिली बोलते हैं। और जब परागण की क्रिया बेटा कहाँ पर होगी, जल के अंदर होती है तो उसे बोला जाता है हाइपो
हाइपोहाइड्रोफिली। क्लियर? तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे बेलिस्नेरिया के प्लांट में एपीहाइड्रोफिली टाइप से होता है, जॉस्टेरा का प्लांट है उस प्लांट के अंदर हाइपोहाइड्रोफिली टाइप से पॉलिनेशन होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बेटा। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ें तो हम लोग देखते हैं जैविक कारकों के अंदर। तो क्या लिखें यहाँ पर हम लोग, क्या बोलें कि जब परागण की क्रिया सजीव कारकों के द्वारा हो, सजीव कारकों के द्वारा हो, यानी लिविंग्स के द्वारा होगी, तो उसे क्या कहा जाता है? जैविक कारक कहा जाता है। तो सजीव जैविक कारक है बेटा। अब सजीवों में कौन आएंगे? तो सामान्यतः सजीवों में पेड़ पौधे आते हैं या जीव जंतु आते हैं। तो पेड़ पौधों के द्वारा तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि खुद पौधा तो जा नहीं सकता लेके। कभी देखा है कि आप लोगों ने कि कोई प्लांट ऐसा हो जो खुद ले जाता हो? ऐसा नहीं होता। तो एनिमल ही यहाँ पर आते हैं, जीव जंतु आते हैं। और जब परागण की क्रिया जीव जंतुओं के द्वारा हो, जानवरों के द्वारा हो, तो इस प्रकार के परागण को बेटा जंतु परागण यानी जूफिली कहा जाता है। तो सजीवों में कौन आएंगे बेटा? जीव जंतु आते हैं। तो आगे हम लोग क्या बोल सकते हैं? जूफिली के लिए आपके पूछा जा सकता है। तो जब परागण की क्रिया जीव जंतुओं यानी एनिमल्स के द्वारा हो, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? तो उसे जंतु परागण। लेकिन बहुत कम पूछते हैं इस तरह से। अंग्रेजी जो टर्म है, साइंटिफिक जो टर्म है, वो आपको दी जाती है बेटा, क्योंकि इस तरह से तो आप लोग समझ जाते हो। तो अंग्रेजी शब्द देगा आपको जूफिली ना, उसको हिंदी में लिख देता है जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, एपीहाइड्रोफिली। तो अधि जलीय परागण होता है, ये अधो जलीय परागण होता है। तो उनको हिंदी में नहीं लिखता, वो अंग्रेजी टर्म हम लोग देखते हैं नीट के पेपर के अंदर, ये इसी तरह से टर्म यूज की जाती है। तो उसे जंतु परागण या जूफिली कहते हैं। अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन आता है, आगे थॉट हमारे पास माइंड में आती है कि सर ये जंतुओं में कौन कौन से जंतुओं के द्वारा हो सकती है? कि भाई गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा किसके द्वारा होगी? तो ये सब बेटा एक ही के अंदर मानते हैं ना। तो यहाँ विभिन्न कैटेगरीज के जंतु होते हैं, तो उनको हम लोग आगे बात करते हैं वन बाय वन। तो जो जैविक कारक है वो कई हो सकते हैं, यानी जंतु परागण कई विधियों से हो सकता है, कई कारकों के द्वारा हो सकता है, जिसमें हम लोग फर्स्ट कारक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और वो कारक हम लोग क्या डिस्कस करते हैं बेटा? कि जब परागण की क्रिया कीटों के द्वारा हो, जब परागण की क्रिया, जब परागण की क्रिया क्या हो बेटा? कीटों द्वारा हो, इंसेक्ट के थ्रू हो, बाय इंसेक्ट हो, तो इस प्रकार के परागण को बेटा कीट परागण कहा जाता है। लेकिन ये तो कोई कहने के लिए क्वेश्चन निकलेगा नहीं, लेकिन यहाँ की वही साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी आपसे पुटअप करेंगे। वो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी क्या यूज की जाएगी? वो है बेटा आप लोगों के एंटोमोफिली, एंटेमोफिली उसको बोलते हैं। क्लियर? आगे हम लोग वही कंसेप्ट नेक्स्ट बात करते हैं कि अगला लिविंग एजेंट क्या हो सकता है? तो पक्षी हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षियों के द्वारा भी परागण की क्रिया संपन्न हो सकती है। तो जब परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा होगी तो उसको बेटा ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ऐसे परागण को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोफिली कहा जाता है। तो जब
परागन की क्रिया क्या हो, पक्षियों द्वारा हो, इंसेक्ट हो, तो इस प्रकार के परागन को बेटा पक्षी परागन बोलते हैं। लेकिन इस तरह से नहीं पूछते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो साइंटिफिक टर्म को हिंदी में लिख देगा ऑर्निथोफिली, तो ऑर्निथोफिली याद रखना है। आगे हम लोग डिस्कस करते बेटा कि जब परागन की क्रिया चमगादड़ के द्वारा होगी तो उसे क्रेप्टोफिली कहा जाता है। तो जब परागन की क्रिया चमगादड़ों द्वारा, ये रात्रिचर प्राणी है, रात्रि के समय है, तो ऐसे पुष्प जो रात्रि के समय खिलेंगे उसमें ऐसा होगा, चमगादड़ों द्वारा हो तो उसे बेटा कहा जाता है क्रेप्टोफिली। क्रेप्टोफिली है। यदि हम लोग बात करते बेटा कि जब परागन की क्रिया चींटियों के द्वारा हो तो उसको मिर्मिकोफिली कहा जाता है। तो जब परागन की क्रिया किसके द्वारा हो बेटा, चींटियों द्वारा हो तो उसको हम लोग मिर्मेकोफिली बोलते हैं। क्लियर? तो उसे क्या कहा जाएगा बेटा, मिर्मेकोफिली कहा जाता है। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं घोंघों के द्वारा, जो रेंगने वाले होते हैं ना जो उसकी सतह पर, तो जब परागन की क्रिया घोंघों के द्वारा हो, जब परागन की क्रिया क्या हो, घोंघों के द्वारा हो तो उसको मेलेकोफिली कहा जाता है। तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, मेलेकोफिली। मेलेकोफिली। और सांप के द्वारा हो, जब परागन की क्रिया क्या हो, सांपों के द्वारा हो, बाय स्नेक हो, तो उसको बेटा कहा जाता है आपकी ऑफियोफिली। ऑफियोफिली कहा जाता है। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने देखा था कि ये कई जैविक कारक हैं, जैसे कीट, पक्षी, चमगादड़, चींटी, घोंघे, सांप, ये सब जंतु हैं, एनिमल के अंदर आते हैं। यहाँ तक कि मानव के द्वारा भी होता है, कई जानवरों के द्वारा भी होगा, लेकिन उसको सब जूफिली में बोल देते हैं फिर, यूनिवर्सल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके साइंटिफिक टर्म हैं जो बेटा आप लोगों के नीट लेवल पर भी याद रखनी है, और आप लोगों को अपने जो लोकल होम एग्ज़ाम जो बोर्ड की होती हैं उसके अंदर भी आप लोगों को याद रखनी है। लेकिन नीट लेवल पर यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग देखते हैं पुटअप होते हैं, क्योंकि हम इसके फ्लावर के कैरेक्टर्स के बारे में और जो पोलन ग्रेन्स होंगे, परागकण होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी विशेषताओं को आगे पढ़ेंगे, और एग्जाम्पल को भी देखना है कि किस पादप में भाई कौन कौन से ऐसे पादप है जिनमें कीटों के द्वारा होगा, ऐसे कौन कौन से पादप है जिनमें वायु के द्वारा होता है। और नीट के अंदर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली आते हैं ना, तो उन क्वेश्चनों को हम लोग अपने लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। और पर्टिकुलर हम लोगों के कुछ प्लांट हैं जो आपके इंक्लूड भी हैं, उनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस की जो मैकेनिज्म है, मेथड की जो मैकेनिज्म है, क्रिया विधि है, उस क्रिया विधि को पढ़ेंगे भी। जैसे साल्विया का जो पुष्प होता है, और इस साल्विया के पुष्प के अंदर कीटों के द्वारा परागन होता है, जैसे युक्का का पादप हुआ ना, तो इसमें हम लोगों को देखना है। मक्के के पादप की बात करेंगे, है ना, ऐसे ही आपके बेलिस्नेरिया हैं, वो हम लोगों को आगे डिस्कस करनी है। तो इनके अंदर हम लोग जो डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आई होप कि ये टॉपिक आपके क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।